Today we will be discussing second part of the essay Tradition and the Individual Talent, written by T.S. Eliot. So in the first part of the essay, Eliot was talking about tradition, importance of tradition, that generally we associate negative meanings with tradition, but what is Eliot's conceptualization of tradition and how tradition is important, how we should know, we should have understanding of history. It is very important that if we want to be an artist, if we want to be a writer, or if we want to be a poet, we need to understand the history of that art form, the development, the different trends of that art form, and which means we need to understand the importance of tradition जिसको उर्दू में रिवायत बोला जाता है, according to Eliot is very very important. क्योंकि अगर आप आज के ज़माने के राइटर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर फ्री ऑफ द पास्ट, कि आप जो हिस्ट्री है, जो आपके राइटिंग का, जो आर्ट का ट्रेडिशन है, आप उससे बिल्कुल आज़ाद हो जाएं. यू कैन नॉट लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशन बिकॉज it is the past, it is the tradition which will determine importance of your art today. आज आपके आर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस बननी है वो पास्ट से ही होगी, ट्रेडिशन से ही होगी. अगर आप अपने आप को इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश का राइटर कहते हैं और इंग्लिश आर्टिस्ट या पोइट कहते हैं, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो ऑफ ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम द पास्ट. लेकिन एलियट ने साथ में ये भी कहा कि हिस्ट्री इतनी वास्ट है, इतनी ज़्यादा है, और हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हमने इंक्लूड भी नहीं किया हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री को जाने. यू कैन पिक अ फेवरेट जॉनरा ऑफ लिटरेचर, यू कैन पिक अ फेवरेट एज, यू कैन पिक फेवरेट राइटर्स, लेकिन फिर भी जो भी करें आप हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट को समझने के लिए, इट इज़ स्टिल वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो हु केम बिफोर यू, व्हाट वाज बीइंग डन बिफोर यू. आपसे पहले कौन इस फील्ड में थे, क्या काम हो रहा था, क्या मेजर ट्रेंड्स थे, कौन से ट्रेंड्स डाइड अवे, ख़त्म हो गए, कौन से ट्रेंड कब डेवलप हुए. सो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. उसके साथ साथ एलियट ने जो है ये भी बताया दैट हाउ पास्ट एंड प्रेजेंट आर इंटरडिपेंडेंट, कि आज का जो प्रेजेंट की जो राइटिंग है, जो प्रेजेंट के आर्टिस्ट हैं, दे कैन नॉट बी created called as artists, or their art cannot be called as art without knowing what is art. आर्ट की बुनियाद कब रखी गई, हिस्ट्री में रखी गई, पास्ट में रखी गई. सो in order to understand what is being created today, in order to understand importance, significance, value of art today, we need to understand the past. तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, पास्ट आपके प्रेजेंट को डिटर्मिन करता है और प्रेजेंट से आपको पास्ट की एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है. we'll move on to the second part of the essay, जिसमें जो है एलियट इज़ गिविंग हिज theory of impersonality और theory of objectivity, जो कि एक सवाल भी बन जाएगा. so basically in the second part of the essay he is talking about individual talent and he is talking about impersonality, कि कितना ज़रूरी है that artist should separate himself or herself from their art. आर्ट को हमें सेपरेटली अंडरस्टैंड करना चाहिए, उस आर्ट की वैल्यू हमें सिर्फ आर्ट की बुनियाद पे ही देनी चाहिए. वी शुड नॉट फोकस ऑन हु इज़ द राइटर, हु इज़ द आर्टिस्ट. बहुत बार, और ये बात मैथ्यू आर्नल्ड ने भी हिस्टोरिकल सेंस की जब उसने बात की थी, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने भी हाईलाइट की थी दैट मैनी अ टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट, वी डू नॉट फोकस ऑन द आर्ट, वी फोकस ऑन द आर्टिस्ट. अगर शेक्सपियर है तो वाह वाह बड़ा अच्छा ही लिखा होगा, अगर वो होमर है तो वाह वाह बड़ा अच्छा ही लिखा होगा. सो वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द आर्टिस्ट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द आर्ट. हम आर्ट को उसके ड्यू क्रेडिट, ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करके अंडरस्टैंड किया जाए. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ ही स्टार्ट्स. अगर मैं कुछ शुरू की कुछ लाइंस पढ़ भी दूँ, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव अप्रिसिएशन इज़ डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री. कि जो क्रिटिसिज्म है उसका मकसद सिर्फ पोइट्री को इवेलुएट करना होता है, आर्ट को इवेलुएट करना होता है. आर्टिस्ट को, लिखने वाले को, पोइट को, शायर को इवेलुएट करना नहीं होता. लेकिन अगर आप खुद भी सोचें, हमने पूरा टाइम उर्दू या इंग्लिश पोइट्री को जो एनालाइज़ किया है, इवन मैंने एक क्लास में भी आप लोगों से एक जो है एनालिसिस करवाया था एक जॉन मिल्टन की पोम का, तो हम सब फोकस करते
करते हैं राइटर सेड, पोएट सेज, हमारा सारा फोकस आर्टिस्ट के ऊपर होता है। हम हमेशा लिखते हैं, शायर कहते हैं, वी नेवर फोकस ऑन व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग। तो यहाँ पे जो है एलियट इज़ एक्चुअली सेइंग कि वी शुड सेपरेट द आर्टिस्ट। हमें नहीं कहना चाहिए कि पोइट सेज और पोइट वांट्स टू से और पोइट्स ये कहना चाहता है, शायर ये कहना चाहता है। इससे हट के हमें देखना चाहिए कि ये जो पोएम है वो हमें क्या कह रही है, कि इस पोएम का मकसद ये है, इस पोएम का स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये राइम स्कीम है, इसमें ये इमेजरीज मेटाफर यूज़ किए हैं, इसकी ये फील है, इसकी ये टोन है, ठीक है, पेंसिव टोन है, ऑप्टिमिस्टिक है, सैडिस्टिक है, डिप्रेसिंग है, ठीक है, पॉजिटिव है, किस तरह की टोन है, उसमें किस तरह का मैसेज दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमारा सारा फोकस पोइट वांट्स टू से, पोइट हैज़ दिस, पोइट की लाइफ में ये चल रहा था, पोइट ऐसा था, पोइट वैसा था। आर इंटायर एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट कम्स फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द पोइट। पोइट पसंद है, आर्टिस्ट पसंद है, तो हम उसकी पोइट्री चाहे मतलब इंफीरियर लेवल की भी होगी, हम उसको आसमान पे बिठा देंगे बिकॉज वी लाइक दैट राइटर। सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट एलियट इज सेइंग। एक्चुअली इस ऐसे से और इस पॉइंट से एलियट हैज़ laid foundation of new criticism. New criticism is a method of analysis where the entire focus is on the text. एनालिसिस का सारा फोकस टेक्स्ट, उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, उसके कंटेंट पे होता है। आप जो है राइटर पे फोकस नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट एलियट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे। सो ही इज़ हिंटिंग दैट हमारा सारा फोकस ऑथर पे होता है, बट देयर इज़ एन नीड टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द ऑथर टू द टेक्स्ट। And then in this part he is also defining responsibility of a poet, कि poet की क्या responsibility होती है। Poet is not supposed to compose poetry which is full of his personal emotions. He must subscribe himself to something more valuable, something which has been composed in the past, ठीक है। तो what he is trying to say that poet should be impersonal। पोइट को अपने इमोशंस एक साइड पे रख देने चाहिए। अगर पोइट की पोइट्री इज़ सेंथिसाइजेशन ऑफ हिज ओन इमोशंस, तो वो जो है ना, वो वर्क ऑफ आर्ट सिर्फ उसी के लिए है। हाउ विल इट अपील टू द अदर पीपल? सो इसलिए बहुत ज़रूरी है दैट अ पोइट शुड कीप हिज हर इमोशंस ऑन अ साइड। उनको एक तरफ रखें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर योर इमोशंस, यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट। योर फोकस शुड बी ऑन यूनिवर्सल इमोशंस, योर फोकस शुड बी ऑन यूनिवर्सल फीलिंग, समथिंग विच कैन बी अंडरस्टूड एंड एक्सपीरियंस बाय नंबर ऑफ पीपल। अगर एक आदमी एक सर्टेन इमोशन फील कर रहा है, अगर राइटर वो इमोशंस फील कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेच्योर राइटर और मेच्योर आर्ट क्रिएट करने के लिए दैट यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम सच इमोशंस। आई विल रीड what Eliot has also written, उससे भी आपको क्लैरिटी होगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इन द लास्ट, यहाँ से मैंने जूम इन भी किया है। इन द लास्ट आर्टिकल आई ट्राई टू पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द पोम टू अदर पोम्स बाय द अदर ऑथर्स एंड सजेस्टेड द कंसेप्शन ऑफ पोइट्री एज अ लिविंग होल ऑफ ऑल द पोइट्री दैट हैज़ एवर बीन रिटन। कि पोइट्री जो है इट इज़ अ लिविंग होल। नई पोइट्री लिखी वो उसमें जुड़ गई है, एक वो जिंदा चीज़ है, जानदार है, और उसके अंदर नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। पोइट्री इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डेड, ठीक है। द अदर आस्पेक्ट ऑफ दिस इम्पर्सनल थेरी ऑफ पोइट्री इज़ द रिलेशन ऑफ पोम टू इस ऑथर। के आर्ट का और आर्टिस्ट का आपस में क्या रिश्ता होता है, पोइट और पोइट्री का क्या रिश्ता है आपस में। एंड आई हिंटेड बाय एनालॉजी दैट द माइंड ऑफ द मेच्योर पोइट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द इमेच्योर वन, नॉट प्रिसाइजली इन द evaluation of personality, not being necessarily more interesting or having more to say, but rather by being a more finely perfected medium in which special or very varied feelings are at liberty to enter into new combinations. Poet is a perfected medium. Focus on the phrase. A poet, artist का क्या रोल है सॉरी पोइट का या आर्टिस्ट का क्या रोल है? रोल है मीडियम का, ज़रिया।
एक ज़रिया है, एक मीडियम है पोएट, जिसके जहाँ वो एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है और आगे लोगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है मीडियम के लिए कि मीडियम की अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको साइड पे रख दिया जाए। सो ही सेज, इसने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है मैच्योर और इमेच्योर पोइट्स में, कि जो इमेच्योर आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहते हैं थ्रू देयर आर्ट। Once again I am saying this is एलियट्स क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री। आप इससे अग्री कर सकते हैं और डिसअग्री कर सकते हैं। ठीक है, एलियट के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर एक आर्टिस्ट अपनी पोइट्री में, अपने आर्ट में अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, इफ़ देयर आर्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी, दैन इट इज़ नॉट गुड पीस ऑफ आर्ट, क्योंकि गुड पीस ऑफ आर्ट इज़ ऑलवेज इम्पर्सनल। एक अच्छा मेच्योर सीरियस राइटर वही है जिसको अपने आप इमोशंस को, अपने आर्ट को अलग करना आता हो। ठीक है, इम्पर्सनल होना चाहिए उसको। द एनोलॉजी वॉज फर्स्ट दैट ऑफ द कैटलिस्ट। एक जो है यहाँ पे एलियट ने एक कैटलिस्ट, आप लोग जो साइंस के बैकग्राउंड से आए हों तो उनको पता होगा कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट, लेकिन मैं आपको एक समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपीरियंस 1 प्लस एक्सपीरियंस 2, और ये एक केमिकल रिएक्शन होगा और मुझे जो है चलो अच्छा लीड्स टुवर्ड आर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है कैटलिस्ट भी हमने ऐड किया। कैटलिस्ट क्या है, क्या होता है साइंस में? अ थिंग विच इम्प्रूव्स द प्रोसेस, विच which enhances the speed of the reaction but remains unchanged। ठीक है, पोइट्री के प्रोसेस में क्या होगा? कैटलिस्ट, राइटर्स माइंड मीडियम, जहाँ पे ये सारा रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ द इक्वेशन विच एलियट इज़ टॉकिंग अबाउट, कि एनोलॉजी क्या है कि एक एक्सपीरियंस, एक गैस है, गैस 1 है, गैस 2 है, वो दोनों मिलके एक नई चीज़ बना देती हैं। लेकिन इन दोनों के बनने के लिए एक ख़ास जो है इन्वायरमेंट, एक सेटिंग की ज़रूरत है। वो इन्वायरमेंट और वो सेटिंग कैटलिस्ट है, वो राइटर का दिमाग है। एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, फीलिंग्स को आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ज़रिया चाहिए, और वो ज़रिया क्या है? राइटर का दिमाग। जो एक राइटर होता है, ही सीज द वर्ल्ड, ही ऑब्जर्व्स एंड देन ही कन्वर्ट्स दैट ऑब्जर्वेशन इनटू पीस ऑफ आर्ट। और ये कन्वर्जन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये कहाँ पे होता है? ये राइटर के दिमाग के अंदर होता है। सो इट्स द माइंड वेयर दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो राइटर सिर्फ एक ज़रिया है, एक मीडियम है और कुछ नहीं। दैट्स अकॉर्डिंग टू एलियट। ही सेज राइटर इज़ जस्ट अ मीडियम टू परफेक्ट द आर्ट। सो राइटर शुड बी एबल टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन हिज पर्सनल इमोशंस एंड द आर्ट। अगर राइटर अपने पर्सनल इमोशंस को साइड पे, अपने ज़ाती इमोशंस को साइड पे नहीं रखेगा और उसका आर्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी होगा, दैट आर्ट विल नॉट बी अ गुड काइंड ऑफ आर्ट according to Eliot, and I disagree. Okay, so Eliot believes that some sort of physical distancing, कि राइटर को अपने इमोशंस को डिस्टेंस कर देना चाहिए टू मेक अ सक्सेसफुल कॉम्पोजिशन ऑफ आर्ट। एक अच्छी कॉम्पोजिशन, एक अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस करने के लिए राइटर शुड हैव इमोशनल डिस्टेंस। ही शुड कीप हिज इमोशंस एट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्ट। He also mentions that poet has to merge his personality with the tradition, कि बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए that he should understand the tradition, क्योंकि ट्रेडिशन को जारी तभी रखा जाएगा, उसको प्रोग्रेस तभी रखा जा सकता है, ट्रेडिशन की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब उसको समझा जाए।
यहाँ पे सारी बात अभी भी जो है, आई विल रीड द लाइन्स. The experience you will notice the elements which enter the presence of the transforming catalyst. Transforming catalyst मतलब mind of the writer are of two kinds, emotions and feelings. दो तरह के जो है तजुर्बात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं. एक उसके अपने जज्बात होते हैं, महसूसात होती हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो कि इंसान के दिमाग में जाते हैं. ये दो जो है रॉ मटेरियल्स हैं. इस रॉ मटेरियल से अब एक रिफाइंड पीस ऑफ आर्ट क्रिएट होगा. कहाँ पे होगा? राइटर के माइंड में. द इफेक्ट ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट अपॉन द पर्सन हु enjoys it is an experience different in kind from an experience not of art. It may be formed out of one emotion or may be a combination of several and various feelings inhering from the writer in particular words or phrases or images may be added to compose the final result. जब राइटर जो है बहुत सारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को अपने आर्ट में डालता है तो जब रीडर वो पढ़ता है तो वो जो है वो जो आर्ट है उसके अंदर वो इमोशंस और वो फीलिंग्स और वो एक्सपीरियंसेस भी जनरेट करते हैं. दैट इज़ द वर्क ऑफ आर्ट. कि आप जो है अगर जो है मैं इसको ऐसे समझाऊँ, देयर इज़ अ पोएट और उसने क्रिएट किया है पोइट्री, ठीक है, और वो पोइट्री कौन पढ़ रहा है? रीडर. सो व्हाट इज़ इन बिटवीन द पोएट एंड रीडर? पोइट्री. इसका फोकस होना चाहिए क्योंकि रीडर ने पोइट्री से इन्फ्लुएंस होना है. वो पोइट्री उसके अंदर वो इमोशंस, वो सेंसिटिविटीज़, वो फीलिंग्स लेके आएगी. लेकिन होता क्या है, जो हो रहा है वो ये है, पोइट्री एक तरफ है, हमारा एनालिसिस में फोकस पोइट पे आ जाता है और रीडर भी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से जनरेट करता है? पोइट की लाइफ से.